Good morning to everyone. So today we will start or we will practice some numerical on the Bernoulli's theorem application or the Euler's theorem application. Right? पिछला क्लास में हम लोग Euler's equation and Bernoulli's equation का जो भी क्लास किए थे, जो डेरिवेशन हम लोग देखे थे, वो डेरिवेशन का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी YouTube में अपलोड कर दिया गया है और वो तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया गया है. ठीक है. ये इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ये ऑयलर्स इक्वेशन या बर्नौलीज इक्वेशन का जो डेरिवेशन है ये हमेशा ही आता है. हर सेमेस्टर क्वेश्चन में बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन और ऑयलर्स इक्वेशन का डेरिवेशन ये हर साल आता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है हमको. फर्स्ट सेकंड, इसका जो न्यूमेरिकल या तो वो डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल आएगा, या तो वो डेरिवेशन सिंगल आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता. तो हम लोग को डेरिवेशन पार्ट में भी जैसे फोकस करना है, वैसे डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट में भी हम लोगों को फोकस करना है. तो आज का जो क्लास है वो आज का क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल ऑन कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन, बिकॉज़ कंटिन्यूटी इक्वेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन में देखते हैं. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर आज के क्लास हम लोग देखेंगे. लेकिन उसके पहले ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले जो बोर्ड में अभी हम लोगों के पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले हम लोग और एक चीज थोड़ा छोटा सा देख लेंगे जो हम लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आ सकता है. मे बी और मे नॉट बी, बट वी विल फोकस ऑन दैट टॉपिक. तो पिछला क्लास में जब हम लोग क्लास खत्म किए थे, वो क्लास खत्म करने के पहले हम लोग देखे थे कि व्हाट आर द assumptions ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. तुम लोगों को पता है, याद है, व्हाट आर द assumption ऑफ बर्नौलीज थ्योरम? लास्ट टॉपिक था का पिछला क्लास का, पता है कि नहीं? यस सर. अच्छा, क्या क्या था? कुछ कोई थोड़ा देर कोई एक दो पॉइंट कोई बोल सकते हो? क्या क्या पॉइंट था? The liquid should be steady. It should be in streamline flow. और एक बोलो और एक बोलो. The fluid is ideal. The fluid is ideal. Second point. Fluid should be incompressible. It flow in a streamline. Fluid is incompressible or The fluid should be steady. the fluid flow is steady or last point. 4 पॉइंट था. The flow of fluid is irrational. Rotational. It's not a irrational. Is irrotational. Okay. So 4 पॉइंट को assumption करके 4 पॉइंट को consideration में लेके जाके ये बर्नौलीज थ्योरम बनाया गया था. What are the meaning of assumption? कोई मुझे बता सकता है कि assumption मतलब क्या है? assumption का बेसिक मतलब क्या है? तो मुझे बता सकता है? Anyone? बताओ. assumption मतलब मान लेते हैं कि फ्लूइड मान लेते हैं कि वो फ्लूइड स्टेडी है या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो कर रहा है. और मतलब मानते हैं कि और वो इरेशनल हो, इरोटेशनल हो, मतलब इरोटेशनल. ओके. सो वो आइडियल हो, ये इसको मानने हैं. ओके, ये मान के चलते, बट एक्चुअल assumption मतलब क्या है? मान के चलो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लाइक मेरे साथ, ठीक है, मेरा 2 हाथ है, 2 पैर है, सर है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होता है, मेरा भी वैसा ही. लेकिन क्या है कि मेरे साथ मेरे मान के चलो बहुत सारा आदमी लोग का होता है ना कि 5 उंगली के बदले में 6 उंगली होता है. ठीक है, तो मान के चलो मेरा भी वैसे 6 उंगली है और मेरा वो 6 जो फिंगर है उसको मैं कंसीडरेशन कर रहा हूँ, उसको मैं assumption करके लेके चल रहा हूँ कि ये मेरा 6 उंगली है. भले नहीं है, लेकिन इन्हें मैं कंसीडरेशन कर रहा हूँ कि ये मेरा 6 फिंगर है. ठीक वैसे ही ये जो बर्नौलीज थ्योरम है, ये बर्नौलीज थ्योरम को बनाने के लिए, जो डेरिवेशंस बनाने के लिए 4 पॉइंट के ऊपर फोकस किया गया. क्योंकि जब भी कोई डेरिवेशन बनता है, कोई भी नया चीज प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है, कोई नया रिसर्च होता है कोई चीज के ऊपर, कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो उस टाइम बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चंस आता है. तो क्रॉस क्वेश्चन को घटाने के लिए हम जो रिसर्च करता है, जो साइंटिस्ट जो डिस्कवर करता है, जो भी डेरिवेशन को प्रिपेयर करता है, तो वो ये assumption को एक्सेप्ट करवा सकता है, assumption को कंसीडरेशन कर सकता है.
वैसे ही बर्नौलीज इक्वेशन में ये 4 पॉइंट को बर्नौली ने कंसीडर किया, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है और ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो चैप्टर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स भी है, फ्लूइड डायनामिक्स भी है। Bernoulli's equation, Euler equation is related to the fluid dynamics, and continuity equation and the steady flow, unsteady, rotational, irrotational, that thing is related to the fluid dynamics. Okay, so ये chapter types of fluid flow का है और ये fluid flow various types का हो सकता है, steady, unsteady हो सकता है, compressible, incompressible हो सकता है, rotational, irrotational हो सकता है, laminar turbulent हो सकता है। तो ये जब बर्नौलीज इक्वेशन जब फ्लूइड जो डेरिवेशन डिराइव किया कि जब कोई फ्लूइड एक जगह से दूसरा जगह में फ्लो करता है, कि बर्नौलीज इक्वेशन डेरिवेशन करने का रीजन क्या था? सॉरी, एक्चुअल रीजन क्या था बर्नौलीज इक्वेशन डेरिवेशन करने का? कि बर्नौली ने देखा कि जब मेरा कोई पाइप के अंदर से या बिना पाइप का कोई फ्लूइड जब एक जगह से दूसरा जगह में फ्लो करता है, तो वो फ्लूइड फ्लो क्यों करता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज कंसीडर्ड, बट द रीजन ऑफ द मूवमेंट इज नॉट कंसीडर्ड। बट फ्लूइड डायनामिक्स में व्हेन द फ्लूइड इज मूव, जब फ्लूइड मेरा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरा जगह में, तो उस टाइम मेरा फ्लूइड का मूवमेंट के साथ साथ फ्लूइड का मूवमेंट का क्या रीजन है, क्या कारण है, वो भी हम लोगों को कंसीडरेशन करना पड़ता है। तो जब फ्लूइड एक जगह से दूसरा जगह में फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि द रेस्ट बॉडी विल बी इन द रेस्ट एंड द मूवेबल बॉडी विल बी इन द मूवेबल, राइट? इफ वी आर नॉट अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्सेस टू द रेस्ट बॉडी टू मूवेबल और द मूवेबल बॉडी टू रेस्ट, मतलब अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तभी कोई रेस्ट बॉडी जो स्टैटिक है, जो स्थिर है, जो फिक्स्ड है, वो मूवेबल हो सकता है, और जो मूवेबल बॉडी है उसको हम लोग को रेस्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करना पड़ता है। तो जब कोई फ्लूइड मेरा एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो करता है, तो ऑब्वियसली उस फ्लूइड के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्स है। इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स कैसे, कोई पाइप के अंदर, जैसे तुम लोग का घर में ऊपर में टैंक रहता है जिसमें पानी स्टोर होता है, वो पानी कहां से आता है? नीचे एक सबमर्सिबल लगा हुआ रहता है, जो सबमर्सिबल मिट्टी का नीचे वाला पानी को उठा के डायरेक्ट टैंकी में जाके गिराता है, टैंक में जाके फेंकता है। तो वो जो पानी सबमर्सिबल से निकल के टैंक तक पहुंचना, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ फ्लूइड को खींच रहा है, लेकिन जब अगेंस्ट द ग्रेविटेशन वो फ्लूइड को सबमर्सिबल पंप के बाद से टैंक तक पहुंचाना, इसके लिए उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए फ्लूइड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? वो सबमर्सिबल जो पंप है, वो पंप फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि वो फ्लूइड जाके अगेंस्ट द ग्रेविटेशन वो टैंक में जाके स्टोर। तो जो फ्लूइड जब एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो करते हैं कि देयर उसमें फ्लूइड के अंदर तीन टाइप का एनर्जी रहता है। क्या क्या एनर्जी रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर एनर्जी, सेकंड और क्या एनर्जी रहता है? पहला प्रेशर एनर्जी रहता है, सेकंड क्या एनर्जी रहता है, कोई बताओगे? पिछला क्लास में पढ़ाया था जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक थर्ड वन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये तीन एनर्जी रहता है। जब फ्लूइड कोई एक जगह में स्थिर है, जब हम लोग नल से पानी फिर खोलते हैं, वो पानी जाके टब में जमा होता है, वो टब में जब जमा होने के बाद वो टब में स्थिर हो जाता है, टब में वो रेस्ट पोजीशन में आता है। तो उस टाइम उसके अंदर क्या क्या एनर्जी रहता है? जब फ्लूइड स्थिर रहता है, क्या क्या एनर्जी रहता है उस बॉडी के अंदर, कोई मुझे बताओगे? क्या सर, फिर से पूछिएगा। जब मेरा फ्लूइड फ्लो करते हुए बाथरूम का नल से मैंने नल ओपन किया, नल से पानी गिरा, तब में जाके जमा हुआ, पानी स्थिर हो गया, रेस्ट पोजीशन में चल गया, तो उस टाइम उस लिक्विड के अंदर क्या क्या एनर्जी रहती है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। गलत। और कोई? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड प्रेशर, पोटेंशियल एंड प्रेशर एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी तब होगा जब वो नल से पानी गिर रहा है, तब काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। लेकिन जब नल से पानी गिर के टब के अंदर वो स्थिर पोजीशन में चल गया, फिक्स पोजीशन में चल गया, तो उसको हम लोग उस टाइम हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर सिर्फ प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड टू द जीरो। अब कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं।
बर्नौलीज इक्वेशन में न्यूमेरिकल में आते हैं, बाद में आते हैं न्यूमेरिकल में। पिछला दिन क्लास जल्दी मतलब क्लास का टाइम ओवर हो गया था, तो इसमें जल्दी जल्दी समझाना पड़ा था। बर्नौलीज इक्वेशन में फॉर्मूला क्या था? बर्नौलीज इक्वेशन का कोई रिपीट करो मुझे, कोई रिपीट करो। बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? बोलो सर P by प्रेशर rho बाय G. अच्छा विजय बोलो बोलो। P by रो जी rho g प्लस plus V स्क्वायर बाय 2G square by 2g प्लस Z plus z इक्वल टू कांस्टेंट। equals to constant। तो ये मेरा है एक बेसिक नॉर्मल बर्नौलीज इक्वेशन जो मेरा ऑयलर्स इक्वेशन से डिराइव होके बना। इसका नाम क्या है? प्रेशर एनर्जी। ये मेरा क्या है? के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा क्या है? POE मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे हो रहा है? मान के चलते यहाँ पे एक नल है, यहाँ पे एक नल है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं टब रखा हुआ है, ओके। यहाँ पे एक टब रखा हुआ है, पानी यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ। जब पानी मेरा नल से फ्लो होना शुरू हुआ, इसका मतलब है इस फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड मेरा फ्लो हो रहा है नल से टब के अंदर, तो इस कंडीशन में इस फ्लूइड के अंदर प्रेशर एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। ये तीन चीज है। अब मैंने क्या किया? नल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके नल को बंद कर दिया। हमेशा फ्लूइड में कोई भी डिवाइस को अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा याद रखना कि ये डायरेक्शन में जब रोटेशन होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा, इसका मतलब दैट डिवाइस, जो कोई भी फ्लूइड वाला डिवाइस है, भले मैनोमीटर हो या आगे चलते ऑरिफाइस मीटर, वेंचुरीमीटर, पिवोट ट्यूब, कोई भी हम लोग देखेंगे, तो जब भी उसमें कोई भी बल्ब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग रोटेट करेंगे, इसका मतलब दैट डिवाइस विल बी ओपन। मतलब डिवाइस को ओपन करने के लिए हम लोग हमेशा फ्लूइड का जो बल्ब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन करते हैं। तुम अपना घर का बाथरूम का नल या कहीं का भी पाइप का नल या कहीं पे भी कोई बल्ब लगा हुआ है, तो उसको देखोगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन करेंगे। और अगर ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मेरा क्या होगा? द डिवाइस विल बी क्लोज्ड। डिवाइस विल बी क्लोज्ड, ठीक है। ये दो चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, ताकि तुम लोग कभी भी कोई फ्लूइड का डिवाइस, फ्लूइड रिलेटेड कोई डिवाइस को अगर हैंडल करना पड़ता है तो हमेशा याद रखोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसका मोशन हो रहा है, कोई भी वाल्व का जिसकी वजह से फ्लूइड का आना जाना पासिंग हो रहा है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिवाइस विल बी ओपन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिवाइस विल बी क्लोज्ड, ओके। तो जब मेरा नल से पानी गिर रहा है तब मेरा क्या एनर्जी रहेगा? प्रेशर एनर्जी रहेगा, व्हिच इज P by rho G। काइनेटिक एनर्जी रहेगा व्हिच इज V square by 2G। पोटेंशियल एनर्जी रहेगा व्हिच इज माय Z, ठीक है। जब मैंने नल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद कर दिया, जब मैंने नल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन यहाँ पे फ्लूइड और फ्लो नहीं करेगा। तो उस टाइम टब के अंदर क्वेश्चन तुम लोगों के सामने दूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बात अभी जो मैंने समझा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन मैं तुम लोगों के सामने अराइज करूंगा आंसर करने कि जब मैंने नल को बंद कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके, तो यहाँ से फ्लूइड पास होना बंद हो जाएगा। फ्लूइड पास होना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड टब में यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो मेरा कहना है कि इस टाइम फ्लूइड का जो फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लूइड अभी रेस्ट पोजीशन में, राइट, स्थिर है फ्लूइड, तो इस टाइम फ्लूइड के अंदर प्रेशर एनर्जी रहता है एंड पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो अब मेरा ये सवाल है
तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया मेरा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे जब फ्लूइड फ्लो कर रहा था तब 3 एनर्जी था, जब फ्लूइड यहाँ पे स्थिर हो गया तब 2 एनर्जी। सो वेयर इज काइनेटिक एनर्जी गो, काइनेटिक एनर्जी कहाँ चल रही? क्वेश्चन ये है, आंसर करो अपना दिमाग, अपना कॉमन सेंस। तो फ्लूइड रेस्ट पे तो उसका कुछ वेलोसिटी नहीं होगा जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। और एक बार जो लड़का बोल रहे थे और एक बार बताओ। तो जब फ्लूइड नल से टब में गया तो उस टाइम पे उस फ्लूइड का वेलोसिटी 0 हो जाएगा टब में आने के बाद, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। इस टाइम का यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे स्थिर हो जाएगा तो ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो अच्छा आंसर बहुत अच्छा है कि जब फ्लूइड मेरा स्थिर है तब काइनेटिक एनर्जी 0 है, राइट। लेकिन सवाल ये है कि जब मेरा फ्लूइड यहाँ से फ्लो करके इसके अंदर आ रहा था तो उस टाइम तो काइनेटिक एनर्जी था कि नहीं विशाल, था कि नहीं विशाल? था, राइट। बट जब यहाँ पे आके स्थिर हो गया तब मेरा काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। लेकिन जो फ्लूइड यहाँ पे आने के टाइम तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी था और यहाँ पे आने के बाद वो 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी लेके फ्लूइड इसके अंदर आया था। मैं 5 केजी सामान लेके घर गया, घर जाके मैंने स्थिर हो गया तो मेरा वो 5 केजी सामान तो मेरे साथ है, भले वो 5 केजी सामान का जो भी दाम लगा, खर्चा लगा, वो तो मेरा बाजार में मेरा खर्चा हो गया, लेकिन वो 5 केजी सामान तो मैं लेके आया हूँ। मेरा कहना है कि वो 5 केजी सामान गया था। तो यहाँ पे जो फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है वो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये 3 एनर्जी लेके इस टब के अंदर आया था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ। तो ये काइनेटिक एनर्जी लेके जो फ्लूइड अंदर में एंट्री किया था, वेयर दैट गोज, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया? सर वो पोटेंशियल में चेंज हो गया। वो यही मुझे आंसर चाहिए था। थैंक यू। कौन आंसर किया अभी? कौन बंदा आंसर किया? सर ओके, तो यही आंसर मुझे चाहिए था। एक्चुअली मैंने क्या बोला, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो जब मेरा फ्लूइड काइनेटिक एनर्जी लेके फ्लो हुआ और वो जाके जब टब में जाके जमा हुआ, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसीलिए ये स्थिर है, या इसलिए ये स्थिर है इसीलिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी certain amount of pressure energy and certain amount of potential energy में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही चीज समझाने के लिए मैं ये पार्ट को समझाया कि जब मेरा फ्लूइड फ्लो करता है certain velocity में, तो उस टाइम 3 टाइप का एनर्जी रहता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो स्थिर हो जाता है कहीं पे तब 2 टाइप का एनर्जी रहता है, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जब नहीं रहता है, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ किसमें ट्रांसफर होता है? वो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब अगर P by rho g का एग्जांपल वैल्यू 5 है, V square by 2g का एग्जांपल वैल्यू 7 है और पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल वैल्यू 9 है, तो 5 7 12 9 कितना होता है? 21 होता है। तो 21, तो ये जो 21 का वैल्यू है ये क्या है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? ये तीनों एनर्जी का एडिशन क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। तो अगर प्रेशर एनर्जी का वैल्यू 5 है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल वैल्यू 7 है और पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल वैल्यू 9 है, तो 5 + 7 + 9 21, ये भी मेरा कांस्टेंट होगा। कोई भी सिचुएशन में ये मेरा कांस्टेंट होगा, यस और नो? यस सर, कांस्टेंट होगा। तो जब यहाँ पे मान के चलते जब फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लूइड फ्लो करने के टाइम 21 एनर्जी लेके फ्लो कर रहा है टोटल। ये P by P, POE, ये तीनों मिला के 21।
जब वो टैप टब के अंदर चल गया तो उस टाइम भी ये दोनों का टोटल, जो काइनेटिक एनर्जी तो उस टाइम 0 है, तो ये दोनों का टोटल तो 21 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस Yes, sir. होना चाहिए, क्योंकि बर्नौली बोलता है कि ये तीनों एनर्जी का जो एडिशन होगा वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे भी एनर्जी 21 होना चाहिए, यहाँ पे भी एनर्जी 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसका मतलब ये जो मेरा 7 एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी, जिसके वजह से मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा था, वो धीरे धीरे रिड्यूस होते होते 7 5 4 3 2 1 रिड्यूस होते होते 0 हो जाएगा। और ये जब रिड्यूस होगा, ये जितना रिड्यूस होगा ये 5 उतना 5 से लेकर 6 7 उतना बढ़ेगा, 9 से लेकर 10 11 उतना बढ़ जाएगा। ये जितना रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 में आएगा ना काइनेटिक एनर्जी, तो ये 7 एनर्जी जो था वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा यहाँ पे गिरने के बाद, और ये रिड्यूस होके ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कहाँ पे ट्रांसफर होता है? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेशर एनर्जी हिसाब से इंक्रीज करता है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हिसाब से इंक्रीज करता है। एम आई क्लियर? ये पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है? यस सर। यस सर। Okay. So now this is called Bernoulli's theorem, जो हम लोगों को हमेशा याद करके रखना पड़ता है, क्योंकि कमिंग जो भी चैप्टर तुम लोग स्टडी करोगे उसमें बर्नौलीज इक्वेशन का हर जगह में एप्लीकेशन होगा, क्योंकि हम आगे वाला कोई भी चैप्टर जो मेरा फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर है उसमें ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने समझाया धीरे धीरे रिड्यूस होना, धीरे धीरे बढ़ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट वाला टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा चीज दिखाने के बाद मैं न्यूमेरिकल भी एंट्री करूंगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन। और एक चीज होता है जिसका नाम है मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम, मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम, मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन और थ्योरम। मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है ये थोड़ा अभी समझेंगे। देखो, मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन में बेसिकली कुछ नहीं, बेसिकली होता है कि व्हेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ध्यान से सुनना, देखो मेरा बात ध्यान से सुनोगे समझ में भी आएगा, क्वेश्चन जब पूछोगे आंसर करने में भी तुमको अच्छा लगेगा। जब एक पाइप के अंदर से सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो करेगा, तो मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम उसके अंदर प्रेशर एनर्जी भी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। लेकिन जब मेरा फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, तो ये जो मेरा पाइप का मटेरियल है, देखो ये जो मेरा पाइप का मटेरियल है, तो ये पाइप का मटेरियल के साथ फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड का जो भी पार्टिकल्स है उसके साथ ऐसे घर्षण होगा कि नहीं होगा? होगा सर। घर्षण होगा, होगा ना? तो जब घर्षण होगा, ठीक है, जब घर्षण होगा उस टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिड्यूस होगा या बढ़ जाएगा? सर्टेन अमाउंट रिड्यूस होगा। तो इसको हम लोग क्या एनर्जी बोलते हैं? इसको हम लोग क्या एनर्जी बोलते हैं, बता पाओगे? इसको हम लोग क्या एनर्जी बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, आंसर आंसर। जब मेरा फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स, जब पाइप मटेरियल के अंदर से एंट्री करते हुए एक सेक्शन, ये मान लो एक सेक्शन है, ये मान लो एक सेक्शन है, ये मेरा सेक्शन 1 और ये मेरा सेक्शन 2। जब मेरा फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इस एक पाइप सेक्शन 1 से लेकर पाइप सेक्शन 2 में जाएगा, ध्यान से सुनना, जब मेरा फ्लूइड मॉलिक्यूल्स पाइप सेक्शन 1 से पाइप सेक्शन 2 तक जाएगा, तो उसके बीच फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स पाइप मटेरियल के साथ घर्षण होगा। इस टाइप का घर्षण को या इस टाइप का फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन
friction due to head loss due to friction, head loss due to friction, head loss due to friction। ठीक है, ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस मतलब हेड लॉस, मैंने पिछला क्लास में बताया था कि एक अगर पाइप है तो पाइप से अंदर से फ्लूइड इस हाइट में भी जा सकता है, पाइप के अंदर से फ्लूइड इस हाइट में भी जा सकता है, पाइप के अंदर से फ्लूइड टोटल हाइट में भी जा सकता है, मतलब ये हाइट में भी जा सकता है, ये हाइट में भी जा सकता है, ये हाइट में भी जा सकता है। जो फ्लूइड का एनर्जी ज्यादा होगा, टोटल एनर्जी मतलब P by rho g plus V square by 2g plus z, इसको कहते हैं टोटल एनर्जी। तो जो फ्लूइड का टोटल एनर्जी ज्यादा होगा वो फ्लूइड पाइप के अंदर से उतना हाइट मेंटेन करते हुए जाएगा। अगर ये फ्लूइड का टोटल एनर्जी हाइट अगर 21 है तो इस कंडीशन के लिए टोटल हाइट 25 और इस कंडीशन के लिए टोटल हाइट 27। तो अगर फ्लूइड का टोटल एनर्जी 21 होगा एग्जांपल, तो फ्लूइड इतना हाइट मेंटेन करके जाएगा, अगर 25 होगा तो बीच वाला हाइट मेंटेन करते हुए जाएगा, और अगर 27 होगा तो ये पूरा हाइट मेंटेन करते हुए जाएगा। एग्जांपल दे, तो टोटल ये अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मैंने हाइट यहाँ पे शो किया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड बोलते हैं, राइट। अब मेरा सवाल है कि ये हेड जो है, ये हेड किसके साथ रिलेटेड है, एनर्जी के साथ रिलेटेड है या हाइट के साथ रिलेटेड, बताओ। हाइट के साथ, हाइट के साथ रिलेटेड है। और ये हाइट कब बढ़ता है, जब एनर्जी बढ़ता है तब हाइट बढ़ता है या दूसरा कुछ होता है, मतलब ये एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनर्जी पे डिपेंड, बोलो देवाशीष क्या बोल रहे थे। डिपेंड करता है सर। एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये एनर्जी जितना ज्यादा है, अगर ये एनर्जी ज्यादा होगा तो ये पाइप के अंदर से फ्लूइड का हाइट उतना ज्यादा होगा। एक पाइप सोचो, उस पाइप के अंदर से फ्लूइड का हाइट उतना ज्यादा होगा। अगर एनर्जी कम होगा तो पाइप के अंदर से फ्लूइड का हाइट उतना कम होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि फ्लूइड का फ्लो करने के टाइम एनर्जी ज्यादा होगा, पाइप के अंदर फ्लूइड का हाइट उतना ज्यादा होगा, एनर्जी कम होगा, पाइप के अंदर फ्लूइड का हाइट उतना कम होगा। तो अभी मैं जो चीज आज समझा रहा था कि जब when the fluid particle move from section 11 to section 22, that time certain losses is there, loss मतलब energy loss is there, उस energy loss को क्या बोलते हैं, हेड लॉस। क्योंकि मैं अगर 7 सब लोगों को पूछ रहा हूं, मैं अगर 7 एनर्जी लेकर 7 एनर्जी लेकर मैं अगर जा रहा हूँ, 7 न्यूटन मीटर एनर्जी लेकर मैं अगर पास कर रहा हूँ और मेरे साथ अगर कोई चीज का टकराव होता है तो मैं क्या 7 न्यूटन मीटर एनर्जी लेकर सेक्शन 11 से सेक्शन 22 तक क्रॉस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, मेरा एनर्जी रिड्यूस होगा या बढ़ेगा, तो मेरा एनर्जी रिड्यूस होगा। तो मेरा एनर्जी जब रिड्यूस होगा तो एक्चुअली ये वाला जो टोटल पार्ट लेकर ये फ्लूइड ये टोटल एनर्जी लेकर यहाँ पे था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पास कर रहा था और टकराव हो रहा था, तो मेरा एनर्जी रिड्यूस होगा। तो उस एनर्जी रिड्यूस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड लॉस और एनर्जी लॉस। उस एनर्जी रिड्यूस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड लॉस और एनर्जी लॉस, इस चीज को हम लोग बोलते हैं। ओके, हेड लॉस और एनर्जी लॉस। ठीक, सो मेरा हेड लॉस और एनर्जी लॉस, इसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं H of F, H of F, head loss due to friction, HF for head loss due to friction। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। बाकी स्टूडेंट समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, रुद्र, प्रभाकर, पिंटू, विशाल, रंजीत, राज ठाकुर, विजय, प्रदीप,
तुम लोग रेस्पॉन्स करो, ठीक है, बैठे मत रहो चुपचाप। सो दिस इज हेड लॉस। तो ये हेड लॉस को, ये जो हेड लॉस है, इस हेड लॉस को कंसीडर करते हुए बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई किए। कैसे मॉडिफाई किए? दो सेक्शन है, तो सेक्शन 1 के लिए P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus HA। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? P1 by rho g, सेक्शन 1 में जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है कितना एनर्जी लेके जा रहा है? P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1। सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक जाने में, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक जाने में सर्टेन अमाउंट ऑफ हेट और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है। तो दैट इज ये माइनस HF होना चाहिए, लेफ्ट साइड में माइनस HF होना चाहिए। तो राइट साइड में भी सेक्शन 2 में क्या हुआ? P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। बट ये जो लॉस होता है इसके वजह से एनर्जी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, इसको हम लोग किधर लिख देते हैं? प्लस HF, क्योंकि माइनस HF को इधर करेंगे तो प्लस HF रहेगा, और इक्वेशन में सारा एडिशन सिंबल है, प्लस सिंबल है, इसलिए हम लोग माइनस HF को राइट साइड में लेके आके प्लस HF लिखते हैं। तो दिस इज माय मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन P1 when we are considering, ध्यान से सुनना, this is my modifying Bernoulli's theorem equation where we are considering the head loss due to friction or energy loss due to friction। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मुझे कोई एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भेज दो इमीडिएटली। अभी हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, कोई एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भेज दो इमीडिएटली। क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना। आज ये वाला न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, उसके बाद और एक दिन हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, उसके बाद हम लोग बेंचोमीटर, ऑरिफाइस मीटर एंड पिवोट ट्यूब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन ये है कि अ पाइप थ्रू व्हिच वाटर इज फ्लोइंग, एक पाइप है जिसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, सुनना ध्यान से, इज हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एट क्रॉस सेक्शन 1 and 2। एक ऐसा पाइप है, पहला लाइन से हमको पता चल रहा है कि एक पाइप है जिसके अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वाटर इज फ्लोइंग। उसके बाद वाला लाइन से मुझे पता चल रहा है इज हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है एंड 10 सेंटीमीटर एट क्रॉस सेक्शन 1 and 2। मतलब एक पाइप है जो पाइप देखने में कुछ इस तरीके का है, इसका एक सेक्शन सेक्शन 1 और एक सेक्शन है जिसका सेक्शन 2। सेक्शन 1 का डायमीटर D of 1 का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और D of 2 का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। The velocity of water at section 1, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन में फ्लूइड का जो वेलोसिटी है that section 1 is given 4 meter per second। तो V of 11 is 4 meter per second। So क्वेश्चन में बोला गया है कि वाटर फाइंड द वेलोसिटी एट हेड, फाइंड द वेलोसिटी हेड, ध्यान देना, फाइंड द वेलोसिटी हेड, ठीक है? वेलोसिटी हेड मतलब क्या है? वेलोसिटी हेड मतलब क्या है? V square by 2g। So find the velocity head at section 1 and section 2। सेक्शन 1 में वेलोसिटी हेड क्या है, सेक्शन 2 में वेलोसिटी हेड क्या है, एंड आल्सो रेट ऑफ डिस्चार्ज, आल्सो रेट ऑफ डिस्चार्ज, फ्लूइड का उस पाइपलाइन के थ्रू से फ्लूइड का रेट ऑफ फ्लो और रेट ऑफ डिस्चार्ज कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या वैल्यू क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है? D of 11
equals to 20 centimeter, D of 22 equals to 10 centimeter and V of 11 equals to 4 meter per second, right? अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या सब डाटा CGS में है या SI में? CGS में है और SI में तो सब। CGS में और SI में दोनों में है, तो कौन सा डेटा को हम लोग SI में कन्वर्ट करेंगे? सर डायमीटर को SI में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? by 100 20 by 100 equals to 0.20 मीटर। 10 सेंटीमीटर को डायमीटर में 10 by 100 equals to 0.10 मीटर। तो ये अभी सारे डेटा मेरा SI में कन्वर्ट हो गया है। D of 11 0.20, D of 22 0.10, V of 11 4 मीटर पर सेकेंड। अभी तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1 and 2। सेक्शन 1 में वेलोसिटी हेड, सेक्शन 2 में वेलोसिटी हेड एंड आल्सो रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालने बोला गया। अब मुझे बताओ कोई कि मैं वेलोसिटी हेड निकालने के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखूंगा? बोलो। अब मुझे बताओ कि मुझे वेलोसिटी हेड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला तो सेक्शन 1 का वेलोसिटी हेड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ जल्दी। विजय सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बताओ। सर V² by 2G करना पड़ेगा। V² by 2G। तो सेक्शन 11 के लिए वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या बैठाएंगे? सेक्शन 11 वेलोसिटी हेड होगा V² by 2G। जब मैं सेक्शन 11 यूज करता हूं तब मेरा V² by 2G होगा। जब सेक्शन 22 बोलूंगा तब मेरा V² by 2G होगा। तो सेक्शन 11 के लिए मेरा V² by 2G। तो V1 का वैल्यू कितना है? V1 का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड। तो 4² by 2G का वैल्यू कितना होगा? 9.8। 9.81। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.815 मीटर सेक्शन 11 के। ठीक, अब मुझे बताओ सेक्शन 22 के लिए मैं क्या करूंगा? सेक्शन 22 के लिए मेरा वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ बादल, बताओ। बादल है क्लास में? बादल क्लास में है? नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरा कोई बताओ मुझे, दूसरा कोई बताओ। शिवम बताओ। V² by 2G। V² by 2G। अब मुझे बताओ V2 का वैल्यू क्या बोल दिया गया है क्वेश्चन में? नो सर। नो। अब शिवम मुझे बताओ V2 कैसे निकालेंगे? बताओ शिवम जल्दी जल्दी, V2 कैसे निकालेंगे? पुरंदर बोलो, V2 कैसे निकालेंगे? कौन सा ऐसा फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं? बोलो शिवम बोलो। सर A1 V1 is equal to A2 V2 होगा। थैंक यू। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करते हुए हम लोग V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। A1 V1 is equal to A2 V2। तो अब मुझे बताओ A1 कहां से निकालेंगे? सर A1 का सर D1 दिया हुआ है। A1 तो दिया हुआ नहीं है, D दिया हुआ है। D of 11 दिया हुआ सर D1 1 दिया। फॉर्मूला क्या है? सर पाई बाय 4 D1 स्क्वायर। पाई बाय 4 D1 स्क्वायर। पाई बाय 4 D1 की जगह में 0.20 स्क्वायर। ठीक, तो इसका वैल्यू A1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज माय 0.0314 मीटर स्क्वायर। और A2 का वैल्यू क्या होगा? A2 का वैल्यू क्या होगा? बोलो। सर पाई बाय 4 D2 स्क्वायर।
पाई बाई 4 d2 स्क्वायर। तो पाई बाई 4 d2 का वैल्यू बोल दिया गया है 0.10 मेरा आया है 0.10 स्क्वायर। तो a2 का वैल्यू आया 0.00785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा a1 a2 का वैल्यू आ गया। v1 का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, a1 की जगह में मैं पुट कर रहा हूँ 0.0314, v1 की जगह में पुट कर रहा हूँ 4 मीटर, a2 की जगह में पुट कर रहा हूँ 0.00785 और v2 की जगह में मैं v2 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे v2 निकल जाएगा मेरा। तो मैं अगर v2 कैलकुलेशन करूंगा तो v2 का वैल्यू आएगा v2 इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड। देखो v1 का वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, v2 का वैल्यू आया 16 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या बोला गया है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू av। इसका मतलब a इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मतलब एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा, एरिया घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, एरिया यहाँ पे कम है तो वेलोसिटी मेरा ज्यादा है। ठीक है, अब तुम लोग कभी प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल रहा हूँ, कभी गार्डन में पानी देने के टाइम वो जो पाइप रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप से जो पानी निकलता है, पाइप का जो डायमीटर से वो ऐसे करके नॉर्मल फ्लो में निकलता है, राइट। लेकिन उस पानी का फ्लो का स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का अपना जो उंगली होता है उस उंगली से इसको ऐसे दबा देते हैं। जब भी थोड़ा सा दबा देते, इसका मतलब क्या है, एरिया इतना था, एरिया को मैंने रिड्यूस कर देता। जब भी मेरा एरिया रिड्यूस होता है तब पानी का फ्लो ज्यादा बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। बढ़ता है। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं प्रैक्टिकली मैं सिचुएशन तुम लोग के सामने रखूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से ये पता चल रहा है that this continuity equation is actually acting in the practical field। हम लोग अपना घर में कहीं भी कुछ भी फ्लूइड लेके या पानी लेकर काम करते हैं तो हम लोग ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को दिमाग में अगर रखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एरिया अगर रिड्यूस करेंगे तो भाई फ्लूइड का वेलोसिटी मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो वेलोसिटी मेरा बढ़ गया v2, तो मेरा सेक्शन 2 का वेलोसिटी हेड क्या होगा, 16 स्क्वायर बाय 2 into 9.81। तो यहाँ से इसको अगर मैं इक्वेशन को कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा v2 मतलब वेलोसिटी हेड का वैल्यू आएगा 83.047 मीटर, 83.047 मीटर। ओके, सो v सेक्शन 1 सेक्शन 2 वेलोसिटी हेड मैंने डिफाइन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द रेट ऑफ द डिस्चार्ज। रेट ऑफ डिस्चार्ज तुमको डिफाइन करने बोला गया। तो अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि इस पाइप का इस सेक्शन से जितना फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, इस पाइप का उस सेक्शन से भी उतना फ्लूइड डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा सर, होगा सर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी फॉर्मूला यूज किए कि a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि q इक्वल्स टू a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। तो मेरा डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिस्चार्ज निकालने के लिए। या तो a1 v1 ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं डिस्चार्ज, या तो q इक्वल्स टू a2 v2 ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके निकालेंगे डिस्चार्ज। लेकिन बोथ केस पे मेरा डिस्चार्ज का जो वैल्यू आएगा वो मेरा सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। इसका मतलब दोनों केस में वो दोनों डिस्चार्ज को डिफाइन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ, a1 v1 को यूज कर रहा हूँ। a1 का वैल्यू 0.0314 into velocity v, that is 4 meter per second। So what is the value of the discharge? Discharge value is 0.1256 meter cube per second। कैसे मीटर क्यूब? क्योंकि एरिया का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा मीटर क्यूब पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, 0.1256 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 125.6 लीटर पर सेकेंड। अगर मैं 1000 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 125.6
लीटर पर सेकेंड। अब ये इक्वेशन से तुम लोग मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 लीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 लीटर, बताओ बताओ। एक्चुअली ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी तुम लोगों को डिस्चार्ज निकालना है, वो डिस्चार्ज को अगर मीटर क्यूब पर सेकंड में अगर आंसर को रख दोगे, ठीक है, तब भी तुम लोग सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, रिक्रूटर में भी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स तुम्हारा काट दे सकता है। ठीक है, कारण क्योंकि जो डिस्चार्ज होता है वो हमेशा लीटर में डिफाइन होता है। दूध कितना लेते हैं, लीटर में लेते हैं, भैया आधा लीटर दीजिए, 1 लीटर दीजिए। पानी लेते हैं, भैया 1 लीटर का पानी का बोतल दीजिए। तो हमेशा फ्लूइड का जो मेजरमेंट होता है वो लीटर में मेजरमेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग मीटर क्यूब में अगर रख देंगे, भले हम लोग का प्रोसेस सही हो, आंसर सही हो, लेकिन हम लोग को फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग कोई भी जब डिस्चार्ज रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसमें हम लोग को हमेशा लीटर में डिफाइन करना पड़ता है। उसके लिए ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। Am I clear? Am I clear everyone? Yes sir. Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next क्लास में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर और एक न्यूमेरिकल करेंगे और कंटिन्यूटी के ऊपर भी और एक न्यूमेरिकल करेंगे। एंड देन हम लोग शुरू करेंगे हम लोग का वेंचुरीमीटर और इफाइजमीटर एंड ट्यूब, बिकॉज़ देयर इज अ मोर एंड मोर डेरिवेशन। ये जो चैप्टर है फुली डेरिवेशन बेस्ड है। फर्स्ट डेरिवेशन ऑयलर एंड बर्नौलीज के ऊपर दिखाया गया था पिछला क्लास में। कल परसों का क्लास में हम लोग फिर वेंचुरीमीटर का दिखाएंगे, वेंचुरीमीटर का न्यूमेरिकल करेंगे, ऑरिफाइस का दिखाएंगे, डेरिवेशन देखेंगे, ऑरिफाइस के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, पिटो ट्यूब का डेरिवेशन देखेंगे, फिर पिटो ट्यूब के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। तो डेरिवेशन भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जिस तरीके से सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो तुम लोग लेकिन क्लास में अच्छे से ये करो, मुझको जो भी मैं सवाल पूछता हूं उसका आंसर करो, और जो भी तुम लोगों को टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका लाइव क्लास का जो लेक्चर है वो YouTube पे अपलोड कर दिया जा रहा है हर दिन। उसको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग सेंड कर दे रहे, उसको स्टडी करो और प्रिपरेशन करो और क्लास में इंटरेक्ट करो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू। क्लास ऑफ कर दे रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। हाँ, नेक्स्ट क्लास अखिलेश सर का है, अखिलेश सर का क्लास में ज्वाइन कर लो।